गुड इवनिंग, वेलकम, नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सुमित अवस्थी और मेरे साथ मेरी कलीग मारिया शकील। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन, ये आप बड़ी कवरेज लगातार एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं और अब नई लोकसभा कैसी दिखाई देगी, 18वीं लोकसभा की तस्वीर क्या होगी, वो लगभग साफ हो गया है। एनडीए 300 के आंकड़े को अभी तक नहीं छू पाया है और जो इंडिया ब्लॉक है वो 233 के आसपास चल रहा है। यानी जितने एग्जिट पोल थे वो दोनों के लिए ही ठीक नहीं बैठे हैं। एक तरीके से एग्जिट पोल बिल्कुल उल्टी दिशा में दिखाई दिए थे। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कांग्रेस पार्टी ने जीत का अपने ऊपर एक तरीके से सेहरा बांधने की कोशिश की है और ये ब्लेम किया मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये मैंडेट प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। वहां पे उनका शायद स्वागत किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा और इस जीत के लिए लगातार तीसरी जीत एनडीए की हुई है सत्ता में लौटने की। ये भी अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बना है। वहां पर एक बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है। ओवर टू यू, यू नो मोर। और सुमित, 8 बजे जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है भाजपा में, वही ट्रेडिशन फॉलो होगा। प्रधानमंत्री मुख्यालय पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। और ये जो मैंडेट है सुमित, एक चीज बिल्कुल साफ है, भाजपा और कांग्रेस में जो गैप है वो 140 सीटों का है। बिल्कुल, भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और ये प्री पोल अलायंस ने मेजॉरिटी मार्क जो 272 का होता है वो क्रॉस करके 291 पे अभी है। 292 293 उसी के राउंड में उनका रेंज चल रहा है। तो ये साफ तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी का मैंडेट है और 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद अगर इस मैंडेट से वो वापस आते हैं तो ये क्लियर दिख रहा है कि ये जो है ये बड़ी मोदी की जीत मानी जाएगी। मैं आपसे पूछूंगी, 291 हो या जो भी, भाजपा ने जरूर अपने लिए बहुत बड़ा टारगेट सेट किया था, 400 पार की बात करते थे, लेकिन मेजॉरिटी फिगर तो 272 है ना। नहीं, मतलब सरकार तो भाजपा 272 की बनाने जा रही है, इसमें मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है। और विधान भी कहता है कि उन्हीं को बुलाएंगे राष्ट्रपति जी। लेकिन सवाल इसका नहीं है। सवाल ये है कि भाजपा का काडर जो कि पूरे जोश में था पहले, वो अब थोड़ा डिमोरलाइज हो गया होगा। ये हम लोगों को पता चलता है क्योंकि कई जगहों पर, कई स्टेट कैपिटल्स में भाजपा के दफ्तर में लोग 2 बजे के से पहले कुछ कहने को तैयार नहीं थे वो। और उसके अलावा एक तरह से हतोत्साहित हो जाता है काडर की इतनी मेहनत की और फिर भी मतलब उस जगह हम नहीं पहुंचे। में जश्न भी हुआ, जैसे दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में, क्योंकि दिल्ली में 7 सीटें जीती, वहाँ जश्न हुआ। असम की जश्न की तस्वीरें आई हैं। कहीं मंथन भी हुआ, जैसे यूपी में मंथन हुआ, योगी जी बैठे, कोर ग्रुप की बैठक हुई वहाँ पर, इस तरह की खबरें भी आई हैं। लेकिन कुल मिलाकर इसको तो इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार तीसरा चुनाव आप एक बार 272 के प्लस लेके आते हैं, एक बार 303 लेकर आते हैं और एक बार आप फिर भले ही 240 242 पर भाजपा है, लेकिन कांग्रेस जो दूसरे नंबर की पार्टी, उससे आप 140 सीटें ज़्यादा हैं। नहीं, वो तो है और उसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन अपने दोस्तों से अब क्या उम्मीद करेंगे आप? और आपके दोस्त कभी भी आपके दुश्मन बन सकते हैं। आपको उनको पटा के रखना पड़ेगा, उनको क्या चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस ले पाएंगे? क्या नीतीश कुमार बिहार के लिए स्पेशल पैकेज ले पाएंगे? ये सब दोनों का डिमांड हमेशा रहा है। अच्छी बात की आपने मारिया। ऐसे एक बात याद आई, अभी हम लोग नीचे बात कर रहे थे और शायद वो ग्राफिक्स भी तैयार होगा कि द एन फैक्टर जो है वो बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एन मतलब नीतीश और नायडू, इनके सहारे अब ये सरकार रहेगी। और उसके अलावा मेरे ख्याल से पहले तो बड़ा मतलब चौड़े होके भाजपा वाले घूमते थे कि और नज़र मिलाते नहीं थे अपने दोस्तों से या जो आगे दोस्त बन जाए उनसे, क्योंकि पता नहीं क्या मांग ले। अब तो मांगने वाला अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गया, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से। अखिलेश जी, कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास? ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए आप, बताइए।
देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी मुख्यालय एक्सटेंशन जो है वहां पहुंचने वाले हैं। यहां पर उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां बीजेपी की ओर से की गई है। दिल्ली के जो बीजेपी के हज़ारों कार्यकर्ता है यहां पर पहुंच गए हैं। लगातार आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़ों से इनका स्वागत करने की तैयारी हो रही है। वहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचेंगे। जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक करीब 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, यानी उनके माध्यम से पूरे देश के नागरिकों को संबोधित करेंगे और जो जीत बीजेपी को मिली है, एनडीए को मिली है, इसके लिए देश का आभार व्यक्त करेंगे। हालांकि जो उम्मीद थी पार्टी को वैसी जीत नहीं मिली। बीजेपी की अपनी संख्या भी कम हुई है, एनडीए की अपनी संख्या भी कम हुई है, लेकिन एनडीए को बहुमत मिल गया है। बहुमत के आंकड़े से एनडीए ऊपर है और अब नई सरकार बनाने की तैयारियां भी पार्टी ने शुरू कर दी है। तो इसीलिए अब जो थोड़ी देर बाद पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा वो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि एक तो वो इस परिणाम को लेकर के अपनी टिप्पणी देंगे कि वो इस परिणाम को किस तरह से देखते हैं, और दूसरी बात कि अब जो आने वाले 5 वर्ष हैं उनको लेकर के, सरकार गठन को लेकर के, उनकी प्राथमिकताओं को लेकर उनकी क्या दृष्टिकोण है, इसका भी खुलासा हो देश की जनता के कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने, और उन्होंने कहा कि ये मैंडेट प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में है क्योंकि एक चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ा, मोदी की गारंटी बोली गई। आपको लगता है कि इन तमाम बातों का जवाब प्रधानमंत्री के संबोधन में मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलेगा। ये बात ज़रूर है कि बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, लेकिन आप ये देखिए कि 2014 की तुलना में 2019 में बीजेपी की सीटें बढ़ी भी थी। और दूसरी बात ये भी है सुमित की देश के इतिहास में ये दूसरी बार है जब किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने करिश्मा किया था और उसके बाद अब ये बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। तो इस तरह से ये जो आलोचना विपक्ष की ओर से की जा रही है, बीजेपी इसका भी जवाब देगी, पीएम मोदी भी अपनी ओर से इसका जवाब देंगे और साथ ही इस बात का भी जवाब दे देंगे कि आगे उनकी क्या रणनीति है, क्या योजनाएं हैं, और जो चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बातें कही थी कि देश को कहां से कहां ले जाना चाहते हैं, उसके लिए उनका क्या विजन है, इन सब बातों पर, मुद्दों पर चर्चा होगी। जी, तो प्रधानमंत्री अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा रोड मैप बताएंगे, वो इस जीत को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा एक्सपेक्ट कर रही थी 400 पार, एनडीए के साथ अभी मेजॉरिटी ज़रूर है, लेकिन अखिलेश जी बात ये है कि बहुमत है, सरकार है और ये प्री पोल अलायंस की जीत है। निश्चित तौर पर प्री पोल अलायंस की जीत है। और आप अगर देखें भारत का जो गठबंधन सरकारों का इतिहास रहा है, भारत ने गठबंधन सरकारों का एक दौर लंबे समय तक देखा है। बल्कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में पीएम बने उससे पहले जो सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, वो भी लगातार 2 बार गठबंधन की सरकार थी। पहली बार कांग्रेस पार्टी को 2004 में 145 सीटें मिली थी, उसके बाद 210 सीटें मिली थी, लेकिन उसको सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनानी थी पड़ी और सरकार चलाई भी। हालांकि बीच बीच में कई दिक्कतें आई भी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बीच में कहना भी पड़ा कि कंपल्शन ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। और इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार चलाई है 6 साल तक गठबंधन की। तो ये तो एक दौर लंबे समय से रहा है। अब सरकार गठन का जहाँ तक प्रश्न है, कुछ ऐसी परंपराएं भारत में बन चुकी हैं जिसमें सबसे पहली बात ये होती है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, चाहे उसको बहुमत ना मिला हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं, या फिर चुनाव पूर्व गठबंधन जो सबसे बड़ा होगा उसको बुलाया सकता है, या फिर अगर इन दोनों कंडीशंस को अगर नहीं मिलते हैं तो चुनाव के बाद के गठबंधन को भी बुलाया सकता है। लेकिन इसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए का, वो सबसे बड़े गठबंधन के तौर पर उभरा जिसको कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। तो ऐसे में बीजेपी नेता को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी और जो प्रक्रिया है सरकार बनाने की वो जल्दी शुरू हो जाएगी। कल या परसों एनडीए की बैठक दिल्ली में बुलाई जाएगी। आज गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चर्चा सारे सहयोगियों से हो गई है। सबको कह दिया गया कि आपको दिल्ली आकर मिलना है, बात करनी है, जिसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से लेकर एनडीए के कन्वीनर, एनडीए के नेता, सब पर चर्चा होनी है। उसी बैठक में नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से नेता चुना जाएगा। फिर एनडीए के नेता जाके राष्ट्रपति से मिलकर अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बीच चुनाव आयोग की ओर से जो औपचारिक सूची है निर्वाचित सदस्यों की, वो सौंप दी जाएगी राष्ट्रपति को और उसी के साथ ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल सुबह माना जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कि औपचारिक रूप से सभी इस्तीफा देंगे, क्योंकि ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आप बता रहे हैं अभी अखिलेश जी। पूरा प्रोसेस समझा रहे हैं। हाँ, पूरा प्रोसेस समझा, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये तमाम चीज़ें जनता को समझ में आना, क्योंकि 10 साल के बाद गठबंधन सरकार का दौर लौट रहा है इस देश के अंदर।
तो बहुत पिछले 2 टर्म ऐसे निकले जब क्लीन मेजॉरिटी की सरकार थी, लग रहा था कि इस बार भी वैसे ही होगा, लेकिन एक बार फिर गठबंधन का दौर लौटा है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन बन रहा है, जैसे कि 10 साल पहले कांग्रेस के नेतृत्व में था जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो क्या होगा प्रोसेस, उस पर हम नजर रखेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल मेहमान भी, राजनीतिक शख्सियत भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमीक जमाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और क्रिडेल कास्ट्रो जो कि एनसीपी शरद पवार के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करते हैं। और पहला सवाल अमीक जमाई, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, बीजेपी ने सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी है, आपने सुना ही होगा, जैसा कि अभी अखिलेश बता रहे थे। आप दोनों क्योंकि एक ही धड़े में हैं, आप दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, दोनों पार्टियां, आप भी और शरद पवार की एनसीपी भी। तो अमीक, सवाल ये कि क्या इंडिया ब्लॉक भी सरकार बनाने की कवायद में शामिल होगा? ये सवाल खड़गे साहब से पूछा गया, राहुल गांधी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि कल हमारी बैठक तय होगा। आप क्या चाहते हैं? समाजवादी पार्टी जो एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है यूपी में, क्या वो चाहेगी कि सरकार बनाने की कवायद में कोशिश की जाए? देखिए सुमित अवस्थी जी, कोई भी डूबते हुए जहाज में बैठना नहीं चाहता है। नरेंद्र मोदी एक डूबता हुआ जहाज है, जिन्होंने भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी को, एग्रीकल्चर पॉलिसी को, एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस उन्होंने पैदा किया, जिसके लिए लोगों के अंदर एक बहुत एनडीए के खिलाफ गुस्सा था, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गुस्सा था। तो अब आगे क्या होगा? जो राहुल जी ने बात बोली है, शायद अखिलेश जी भी उसी बात को इंडोर्स करते हैं, कल इस बात का फैसला होगा। लेकिन अभी आपको मैं एक बहुत मारिया इंपॉर्टेंट बात बताऊं, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में 4 क्विंटल लड्डू आए और वो लड्डू 1 घंटे बाद लौटा दिए गए। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। सर्टिफिकेट्स के जो आंकड़े हैं, जब वो कंप्लीट हमारे आपके पास आ जाएंगे तो पता चलेगा कि उसके बाद क्या आगे होने वाला है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कि आपके पास सबसे ज्यादा ठोस जानकारी हो, पर दिल्ली में तो 272 के ऊपर है ना एनडीए, 291 पर है, तो यहाँ तो लड्डू लौटाने जैसी कोई खबर नहीं है। इनफैक्ट अगले आधे पौने घंटे में प्राइम मिनिस्टर बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं, जहाँ पे उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। सुमित जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बीजेपी अकेले कितने नंबर पे है? कितने नंबर पे? अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और 241 या 242 है जी अभी तक। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अभी बहुत कुछ है जो कल आपके सामने होगा। हम स्ट्रेटजी आपको क्यों बताएंगे, लेकिन अमीक, अगर मैं ऐसे आपसे पूछूं तो आप भी तो 35 पे हैं, 35 से 272 का आंकड़ा कितना दूर है और 241 से 272 का आंकड़ा कितना दूर है? बात 35 की नहीं है, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, कल का इंतजार करिए। ठीक है, हम आपको नहीं बताएंगे। क्लाइड आपसे बात करेंगे। ये तो साफ तौर पे अब दिख रहा है, क्लाइड आपको मुस्कुराने की बहुत वजह है, तो इसलिए कांग्रेचुलेशन, सबसे पहले बधाई। थैंक यू मारिया। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आपने सही में मेरा नाम क्लाइड कास्ट्रो लिया, मैंने कुछ फिडेल कास्ट्रो सुना। नहीं चलिए, बहुत ही प्यारा नाम है तो इसलिए थोड़ा सा अलाउड होना चाहिए, प्रॉपर नाउन है ये। ठीक है, फिडेल कास्ट्रो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये क्लाइड, सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया कि असली शिवसेना और असली एनसीपी क्या है, कौन सी पार्टी है? शरद पवार एनसीपी ही असली एनसीपी है। महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है ना। हाँ। ये आपके सामने जो आंकड़े आ रहे हैं उससे पता चलता है कि महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया है कि सही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन सी है, सही शिवसेना कौन सी है। और उन्होंने ये भी दिखाया कि गंदी राजनीति, गलत राजनीति का महाराष्ट्र में कोई भी जगह नहीं है। क्योंकि देखिए ना, ये जब से महाराष्ट्र में ये सब चल रहा है तब से लोग नाराज हो रहे हैं और भारी संख्या में बाहर आकर उन्होंने वोट दिया। और आज आप देखिए ना आंकड़े, तो जो हिसाब से वोट दिया है, हमारे संख्या जो है बढ़ते जा रही है। 10 में से 7 में तो हम अभी भी लीडिंग है, बहुत जगह पे जीत गए हैं। और जबकि महाविकास आघाड़ी का आंकड़े देखे तो 29 सीटों पर हम आगे और जीत में सहभागी है। तो महाराष्ट्र की जनता जो है ये समझदार है और देश की जनता भी समझदार है। अभी अब बात हो रही थी कि देखिए, किसी ने कहा कि लड्डू रिटर्न गए और आप लोग कह रहे थे कि नहीं उनकी नंबरें बढ़ गई। ठीक है, भाजपा के पास 240 या 41 सीट है, ठीक है, लेकिन 350 पार करने वाले जो संख्या की बात कर रहे थे, हमने तो नहीं कहा था
400 पार की संख्या की बात हमने नहीं की थी। अगर वो 400 पार कह रहे हैं, 350 पार कह रहे हैं, और अगर 240 में अगर सिमट जाती है, तो सवाल उठता है कि देश की जनता ने उन्हें नकारा है। और सब जगह पर जाकर आप वो बात कर रहे थे कि मोदी जी को वोट दीजिए, मोदी जी को वोट दीजिए, बड़े बड़े कैंडिडेट के। सुन लीजिए मेरी बात, एक 20 सेकंड मैं आप ही से बोल रहा हूँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अगर ये आप लोग जो बात कह रहे हैं कि 350 की बात बोली, 400 की बात बोली और 240 पे आके रुक गई भाजपा, तो ना राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा, ना आप दोनों मांग रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये मैंडेट बीजेपी के अगेंस्ट है, तो इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे आप उनका? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास भी नंबर नहीं है, आप कहां से 273 लेकर आएंगे? ठीक है भाई, लेकिन ये उनको समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। वो तो बहुत होशियार लोग हैं। एक समय ऐसा था कि अपने आप को इनविंसिबल समझते थे कि हमें कोई हरा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई है, मानता हूं मैं, ये आंकड़े मैं तो नहीं। तो कानून तो यही कहता है ना कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को न्योता मिलेगा। आप नैतिकता कहां से ले आए? नहीं, आपकी बात भी सुन रहा हूं, आप मेरी भी बात सुन लीजिए। मानता हूं ना कि उनको लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, लेकिन जब देश की जनता ने 303 से उनको 240 पर लाया, तो कहीं ना कहीं देश की जनता नाराज है ना। नहीं, देश की जनता नाराज है। अगर काम किया होता तो आपको भी 295 तक पहुंचा सकती थी जो आपके आंकड़े थे। ठीक है, ठीक है, दे देती। तो चलिए आज हम लोग एक सवाल क्लाइड, एक सवाल और। आपके अभी तक जो मेरे पास फिगर्स है, आप लोग 7 या 8 सीटें जीत सकती है, आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। और अजीत पवार साहब के पास 1 सीट जाती हुई दिख रही है, उनके जो दूसरी एनसीपी है। क्या अजीत पवार वापस लौट सकते हैं? क्या दरवाजे खुले हैं? एनसीपी का वापस मर्जर हो सकता है? वो विषय समाप्त हो गया। अभी वो विषय में कोई बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो गए हैं, उन्हें वहीं रहने दीजिए। वो विषय समाप्त हो गया, दरवाजे बंद, खिड़की बंद, खुले, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, विषय समाप्त हो गया। अनिल दुहुम हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा से। कर्नल दुहुम, ये आपने सुना जो सपा और एनसीपी का जो वर्जन है, उनका कहना है कि पूरा चुनाव एक शख्स के नाम पे लड़ा गया था, मोदी की गारंटी के नाम पे लड़ा गया था। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। आपको मैंडेट आ गया है, लेकिन ये कंप्लीट टोटल मैंडेट नहीं है। थैंक यू सो मच। नमस्कार आपको और लिसनर्स को। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा उन प्रत्याशियों को जो आज जीत गए हैं, और जो आज जीते नहीं हैं उनको मैं वेल डन कहना चाहूंगा। अब मैं आता हूं आपके सवाल पर। मैडम, 7 चरण में वोटिंग हुई, 8वां चरण एग्जिट पोल का, 9वां चरण आज रिजल्ट का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा 10वां चरण, जो कि कल से शुरू होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रूट मैंडेट पहले बीजेपी को मिला था, उस हालत में सरकार चलाना बहुत आसान था। लेकिन अब जब गठबंधन की सरकार बीजेपी बनाएगी, तो क्या जो लीडर्स हैं, जो उनके सहयोगी दल हैं, क्या वो मोदी जी को एक्सेप्ट करेंगे एज देयर लीडर, एज हिज गवर्नेंस स्टाइल? क्या वो उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? और अगर करेंगे तो कितने दिन तक उस चीज को वो टॉलरेट करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। एंड आंकड़े गलत नहीं बोलते, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वेरी वेल डन, गुड। एनडीए अलायंस सबसे बड़ा दल है, वेरी गुड। बट इंडिया अलायंस हैज फॉट वेरी वेल। इंडिया अलायंस ने बहुत बढ़िया कंटेस्ट किया है। कांग्रेस ने काफी अच्छी अचीवमेंट की है, जिसके लिए वो बधाई के बिल्कुल हकदार है। रही बात अजीत पवार जी की वापस आने की, तो उनका इंटरनल मामला है। मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जी के पास कोई भी दरवाजे, खिड़की या कोई भी वेंटिलेटर उनके लिए खुले होंगे। बट राजनीति है, अलग अलग गठजोड़ होते हैं, अलग अलग प्रेशर्स होते हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। जी, सो लेट्स सी। मारिया, अब हमने ये खबर दोपहर में दिखाई थी, इनफैक्ट आप भी शायद उस वक्त थे अपने इंग्लिश चैनल पे, कि बीजेपी ने अपने अलाइज के पास अप्रोच करना शुरू कर दिया है। जैसे अखिलेश भी बता रहे थे कि सब सहयोगियों से बातचीत की है। तो डाउट है क्या कोई? अब तो कोई डाउट बचा नहीं है सरकार बनने को लेकर। इनफैक्ट ये हम बता दें हमारे दर्शकों को कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी 9 तारीख को होगी, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। और दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों ने बात की है चंद्रबाबू नायडू से। उसके अलावा अमित शाह जी ने बात की है, और जो सहयोगी दल हैं बिहार के, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, इन लोग सबसे बात की है। और सब लोगों को बोला है कि आप दिल्ली आइए
और कल या परसों दिल्ली में बैठक होगी एनडीए की। वो टाइम और डेट अभी डिसाइड नहीं किया है, बट ये बस फॉर्मेलिटीज का स्पेस है अब सुमित। और मैं आपके पास आऊंगी मैम, ये जो पूरा प्रोसेस है अब वो वाला है कि प्री पोल अलायंस जीत गया है और अब वो डिसाइड होगा कि किस तरह से पावर शेयरिंग स्पेस होगा। पावर शेयरिंग स्पेस का भी डिसीजन होगा और एक और स्वेरिंग इन होगी जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये इतनी बड़ी एक विजय है भाजपा के लिए और वो है उड़ीसा। तो उड़ीसा पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इतना बड़ा काम कर लिया भाजपा ने। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जरूर अपने उस पे चर्चा जरूर करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा मैंडेट है उड़ीसा में और एक रीजनल पार्टी को कंप्लीटली डेसिमेट कर देना। और केवल लोकसभा नहीं, असेंबली में भी जी सरकार बनाने की स्थिति में है भाजपा अकेली। तो ये बहुत बड़ी चीज है और इसको मेरे ख्याल से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक और राज्य पर बीजेपी का परचम लहराएगा। अभी तक उड़ीसा में कभी नहीं हुआ था। और आंध्र प्रदेश में कोएलिशन गवर्नमेंट बन रही है, अलायंस की सरकार बन रही है। तो बीजेपी अगर नॉर्थ में अगर उसको झटका मिला है तो ईस्ट और साउथ में उसको वेलकम भी किया गया है। मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश में किस तरह की अलायंस की सरकार बनेगी ये क्लियर नहीं है। वहाँ पर भाजपा को इतनी अच्छी बढ़त, इतनी अच्छी सीटें नहीं मिली हैं, लेकिन कुल मिला के चंद्रबाबू नायडू को मिली है तो साथ में ही है, वो लोग साथ में चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि केंद्र में आप अपने मंत्री को रखिए और हम शामिल होंगे नहीं होंगे सरकार में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक चीज़ जो अब जो भूले भटके पुराने मित्र हैं वो क्या वापस आएंगे या नहीं, इस पे भी सवाल है। जैसे कौन? और जैसे शिरोमणि अकाली दल, भाजपा ने कोशिश तो बहुत की है कि वो अपने बल पर लड़े, लेकिन पंजाब में मेरे ख्याल से उतना उसको उस तरह की सक्सेस नहीं मिली है। तो अब अगर सीजन है नए दोस्त बनाने का और पुरानों को घर वापस बुलाने का। चलिए और ना अब हम रीजन वाइज देखने की कोशिश करते हैं, खास करके यूपी के जो नतीजे आए हैं। और मैं प्रोड्यूसर्स को बोलूँगी कि वो रीजन वाइज पूर्वांचल के और सारे रीजन्स को ब्रेक डाउन करके दिखाएं और फिर अमीक से इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारे सरप्राइज गेन्स हैं। और ये देखिए उत्तर प्रदेश में अवध में इंडिया ने 21% का गेन किया है और एनडीए -8% और बसपा भी -11। लेकिन सुमित इंटरेस्टिंग जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं आज़ाद, उनकी जीत हुई है। हाँ, वो अवध में, हाँ मतलब वो पश्चिम में है, नगीना में है। रीजन वाइज चल रहा है तो वो रीजन भी आएगा मेरे ख्याल से एक एक करके। हमने अवध से शुरू किया है, अगले रीजन पे आगे बढ़ सकते हैं। यूपी का अगला रीजन क्या दिखाने वाले देखते हैं अपने ग्राफिक्स टीम को, क्या अगला ग्राफिक्स आता है। ये कुल सीटें समाजवादी पार्टी 38 पर आगे चल रही है, 33 पर आगे चल रही है। बीजेपी 32 पर है जो कि 30 का नुकसान है। कांग्रेस पार्टी 6 पर आगे चल रही है, 5 का फायदा है। राष्ट्रीय लोकदल जो कि जयंत चौधरी की पार्टी है वो 2 पर आगे चल रही है, 2 का फायदा। इन अभी तक के यूपी के जो रुझान और नतीजे हमारे सामने वो अभी आपने देखे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जी, अब मैं भाजपा के प्रवक्ता के पास जाऊंगी। मेरा सवाल आपसे ये होगा, थोड़ा सा ये जो नंबर्स है वो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है और सबसे बड़ा झटका क्लियरली उत्तर प्रदेश से मिलता हुआ दिख रहा है आपको। जी हाँ, बिल्कुल। जो रुझान है और जब नतीजों में परिणत होंगे तब इसकी समीक्षा हम भी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि 2 बार की सरकार रहने के बावजूद हम सबसे बड़े राजनीतिक दल और सबसे बड़े अलायंस के तौर पे आए हैं और हम अभी भी क्लियर मेजोरिटी की जो एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार है। और आंकड़े जो रुझान बता रहे हैं वो इसी की बात की तस्दीक करते हैं, इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि एनडीए की सरकार फिर बनेगी क्योंकि एनडीए के पास बहुमत दिखाई दे रहा है। रही बात की जो मानक हमने अपने लिए सेट किया था या जो जनता हमारे लिए मानक रखती थी, उन मानकों के थोड़ा सा नीचे हम जरूर है, तो इस पर चिंतन होगा, मंथन होगा, समय आने पर इस पर विचार किया जाएगा। और जब इसके जो बीजेपी के कोर मुद्दे हैं, कोर इश्यूज हैं, अब जब आप कोएलिशन की सरकार बना के चलाएंगे जिसमें आपके पास 272 का नंबर अपने दम पर नहीं है, उस पर भी कुछ चर्चा मंथन की जरूरत पड़ेगी आपको लगता है? जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो गई, जैसे सीए का आपने इम्प्लीमेंटेशन अभी शुरू किया है, अब आपको अलाइस को लगता नहीं कि भरोसे में लेना पड़ेगा?
वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी है। जी हाँ, ये जो तमाम मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी जिनको लेकर के चल रही थी या चल रही है, शुरू से अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि चुनाव आएंगे जाएंगे, दल बनेंगे बिगड़ेंगे, ये लोकतंत्र रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अक्षुण्ण रहना चाहिए। और इस देश में इंडी गठबंधन ने और खास करके विपक्षी दलों ने जिस तरह से लोकतंत्र पर हमला किया, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किया, बेजुबान मशीन पे हमला किया, चुनाव आयोग पे सवाल उठाया, कई बार न्यायालय पे सवाल उठाया, कई बार एजेंसियों पे सवाल उठाया, तो कम से कम आज उनकी ये मंशा तो मैं फिर सवाल पे आता हूँ। आप अलग तस्वीर पे चले गए। वाजपेयी जी की सरकार भी कोalition की सरकार थी, और ये जो जिसको विवादित मुद्दे कहा जाता है, जिसको आप अपने कोर इश्यूज बोलते हैं, मंदिर का हो गया, यूसीसी का हो गया, 370 का हो गया, ये जब एनडीए बना था तो इनको आपने बैक बर्नर पर डाल दिया था। ये तीनों मुद्दे पीछे छोड़ने पड़े थे, तभी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी जैसे अलायंस, रामविलास पासवान जैसे लोग आपके साथ जुड़े थे आगे। मेरा सवाल उसी से निकला हुआ, वहीं से, उसी कॉन्टेक्स्ट में, क्या अभी भी जो बीजेपी के कोर इश्यूज हैं वो रहेंगे या उनको आप पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि सरकार चलानी फिलहाल जरूरी है, स्थायित्व जरूरी है? कोई भी मुद्दा है वो राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र के लिए मुद्दा है, राष्ट्र महत्वपूर्ण है, राष्ट्र का संविधान महत्वपूर्ण है, राष्ट्र के जनमन महत्वपूर्ण है, राष्ट्र का जनगण मन महत्वपूर्ण है। तो जब तक रिलायंस के साथ, धनंजय जी सॉरी बीच में रोक रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर का अभी एक ट्वीट आया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जनता का आभार जताया है, शुक्रिया अदा किया है जो मैंडेट सामने आया। ये पहली प्रतिक्रिया है प्राइम मिनिस्टर की आज सुबह से, जब से चुनाव परिणाम हमारे सामने आ रहे थे, और उस पहली प्रतिक्रिया में जनता ने तीसरी बार विश्वास जताया है। प्रधानमंत्री मोदी लिखते हैं अपने इस ट्वीट में, मैं वो ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब से कुछ मिनट पहले का ये ट्वीट है। नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में देश की जनता का, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने आप देख पा रहे हैं हमारी इस बड़ी कवरेज में, जिसका नाम है वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन रिजल्ट 2024। धनंजय जी, अब क्योंकि पहली बार बीजेपी ने के बड़े नेता ने अपने मुख से इस मैंडेट को लेकर एक प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता तो सुबह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पर अब लाइन क्लियर होती दिखाई दे रही है। अब ये लग रहा है कि अब आप तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, और उन्होंने फेथ इन एनडीए कहा है। हाँ, एनडीए का। आई थिंक वो जो मैसेजिंग है वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये जो मैसेज है वो एनडीए का मैंडेट है, और तीसरी बार एनडीए को मैंडेट मिल रहा है। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता का वो नहीं कहा, उन्होंने बोला कार्यकर्ता को सल्यूट करता हूं। तो एनडीए के मैंडेट पर एक इन्होंने क्लियर इंडिकेट किया है कि ये कोलिशन को मैंडेट मिला है जी। और आप देखते हैं कैसे धनंजय जी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए हुए शब्द जो है वो मंत्र रूप में आने वाली पीढ़ियां उन पर मंत्रणा करेंगी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। 2014 में भी जब हमें मैंडेट मिला तो अकेले हम मेजोरिटी में थे, लेकिन सरकार हमने एनडीए की बनाई। 2019 में हमें और बड़ा मैंडेट मिला, लेकिन सरकार हमने एनडीए की बनाई। आज एनडीए को मैंडेट मिला, एनडीए की सरकार बनेगी। तो हम तो हमेशा सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति करते हैं, न किसी को अलग करने की राजनीति। कभी विखंडन और विघटन की राजनीति हमने की ही नहीं है, जोड़ करके चलना, सबको साथ लेकर के चलना। सुमित जी का प्रश्न था जी, अमीक जमई समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमीक का पहली बार रिएक्शन आया सुबह से आज भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेता का। खुद प्राइम मिनिस्टर ने देश की जनता का आभार व्यक्त किया है, और वो ट्वीट से समझ में आ रहा है कि एनडीए की सरकार का क्लेम वो करने जाने वाले हैं, जो एक झलक मिल रही है। देखिए, विदाई के समय तो ऐसे संदेश आने ही चाहिए, और बिल्कुल अच्छी बात से उन्होंने दिया। मैं दो बातें छोटी छोटी जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में चाहे आप पूर्वांचल ले लीजिए, चाहे आप पश्चिम में आ जाइए, किसानों का जो पहला बेल्ट है हमारा, 5 सीटें वहां पे समाजवादी पार्टी ने पहले जीतना शुरू करा। और हम पूर्वांचल तक, आपको हैरत होगी सुमित भाई कि अजय टेनी मिश्रा, जिसका बेटा किसानों की पे थार चढ़ाने के लिए जिम्मेदार था, उसको हमारे एक नौजवान वर्मा कैंडिडेट ने उसको हरा दिया। आप फतेहपुर चले जाइए, निरंजन ज्योति बहुत बड़ी हिंदुत्व का आइकन है, उसको नरेश उत्तम पटेल ने हरा दिया बहुत बुरे तरीके से।
अमेठी वाली जो मोहतरमा है उन्हें तो आप ज्यादा जानते हैं, बड़बोलापन बहुत था उनके अंदर, अहंकार भी बहुत आ गया था। उनको भी वहां की जनता ने नकार दिया और उनको वहां से कहा गया था कि वो जो शर्मा है वो प्यून है राहुल गांधी का, वो प्यून बोलती थी, प्यून। एक प्यून ने सोचिए कि उनका क्या हाल कर दिया कि अब उनका बंबई के विदाई का समय आ गया। और एक छोटी सी बात देखिए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो बुरे तरीके से एनडीए का डाउनफॉल है, इसके लिए क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेंगे या जेपी नड्डा साहब को तैयार किया? चलिए ये देखते हैं कि अभी इंडिया ब्लॉक आगे क्या करेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए भी बहुत सारे सवाल हैं और इसी तरह से शायद एनडीए की सरकार बन रही है, आप लोगों का रोल ऑपोजिशन स्पेस में क्या रहेगा। छोटी पार्टियों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, जो 10-20 पार्टी नंबर 3 है। हाँ, सबसे बड़े लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। सो पॉलिटिक्स का डायनामिक्स चेंज हो रहा है। इंटरेस्टिंगली यूपी बिहार की चर्चा हम फिर से करेंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और हम देख सकते हैं सिकता, बाबा और अखिलेश जी को, और आप लोग कार्निवल के सामने खड़े हैं। यही खूबसूरत कार्निवल ट्रक जिसपे सिकता आप भी गई हैं, मैंने भी सफर लिया है और सुमित जी ने भी। सिकता ओवर टू यू। बिल्कुल, और जी सुमित और मारिया, हम सब सफ़र पर निकले थे। 11,000 किलोमीटर का सफ़र हम सब ने मिलकर तय किया था और करीब 15 राज्यों से हम गुजरे थे। चुनाव यानी लोकतंत्र का पर्व, और आज उसका फिनाले है, क्योंकि आज आ रहे हैं नतीजे। चुनाव प्रचार के दौरान हम अलग अलग इलाकों से निकले थे और आज ये कार्निवल सजा है हमारे ऑफिस के ठीक बाहर। सुमित और मारिया, आप देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल है और मेरे दोनों सहयोगी अखिलेश और मनोरंजन मेरे साथ हैं। तो राजनीति, चुनाव और जायके और स्वाद की बात हम करेंगे। आप सीधे चल सकते हैं। मनोरंजन, कहाँ जाना चाहेंगे पहले? आपको मैं खिलाता हूँ पहले, सबसे पहले आप इसको चखिए, गोलगप्पे। पानी तो डालो यार, पानी। अच्छा, मैं आपको पानी डाल के खिलाता हूँ। पर ये बताइए, आज जो नतीजे आए हैं और उसके बाद ये गोलगप्पे आप सबसे पहले किसको खिलाना चाहेंगे इंडिया ब्लॉक में? देखिए, पहले आप ट्राई करें जी। गोलगप्पे खाने का समय तो अब आप कह सकते हैं कि खड़गे साहब को है, लेकिन खड़गे साहब को पूछेंगे आप तो वो राहुल गांधी को कहेंगे, क्योंकि जो इंटरव्यू हमने भी किया था उसमें मैंने उनसे पूछा था कि यदि इंडिया ब्लॉक, यदि हाउस में यदि सरकार बनाने का मौका आता है तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम पोस्ट होंगे, तो उन्होंने कहा था कि ये गठबंधन तय करेगा। बाद में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी। गोलगप्पा जो है खट्टा मीठा होता है, वैसे भी कांग्रेस के लिए खट्टा मीठा रिजल्ट आया है। हाँ। कुछ मीठा इसलिए क्योंकि सीटें बढ़ गई, खट्टा इसलिए क्योंकि जो सोचा था कि इतना सरकार बना लेंगे वो शायद वैसा हो नहीं पाया। और ये जो सुबह से तो बहुत सारी मिठाई, हलवा तो बीजेपी के दफ्तर में बिल्कुल हो रहा है। और दूसरी बात ये जो कार्निवाल की आपने यात्रा निकाली सिकता, पूरे देश में इतने अच्छे से आपने दिखाया। संगीत तो हमने खूब देखा, लेकिन खान पान मुझे लगता है कि उसकी जो कमी रह गई थी, कसर रह गई थी, वो आज पूरी कसर आपने कर दी है। यहाँ पर बेहतरीन दिल्ली का जो जायका है जगह जगह का बेहतरीन, उसको आपने यहाँ पर ला करके इकट्ठा किया है। ये अगला स्टॉल है और ये बिरयानी स्टॉल है। यहाँ पर मनोरंजन क्या खिलाएंगे यहाँ पे हम? आप हमारे यहाँ पे सर हैदराबादी फ्रेश दम बिरयानी है सर, वेज हैदराबादी दम बिरयानी, और गलौटी कबाब है सर। ये गलौटी कबाब खिलाइए सर को। अच्छा बाबा, हैदराबादी बिरयानी से आते हैं, ओवैसी साहब का क्या रहा? ओवैसी साहब जीत गए हैं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि जो चुनाव प्रचार के समय लग रहा था कि क्या कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, लेकिन हैदराबाद की वो अपनी सीट उन्होंने रिटेन की है। और सबसे बड़ी बात यही है कि वहीं से थोड़ा और आप आगे निकल जाएं, जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर के बीजेपी को एक नया एलाय मिला है। आप अच्छे से बता सकते हैं क्या ये बीजेपी ने पहले भांप लिया था कि हमें बाबू की जरूरत महसूस होगी? इसीलिए हैदराबाद आज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो रिजल्ट आया है सिकता, क्योंकि हैदराबाद से ही आप कह सकते हैं कि दिल्ली का रास्ता बीजेपी का खुला है। चंद्रबाबू नायडू की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। जो 16 सीटें उनकी पार्टी को मिली है उसके बूते पर अब यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। चंद्रबाबू नायडू आप जानते हैं पुराने सहयोगी रहे हैं और बीजेपी उनके लिए लकी चार्म का काम करती है। तो इस बार भी जब बीजेपी के साथ आए तो अपने बूते पर सरकार बना। आपको याद होगा वाजपेयी के समय में भी थे चंद्रबाबू नायडू, कन्वीनर थे, कन्वीनर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री उनसे बात भी कर चुके हैं और आज बात उनकी पीएम मोदी की हो चुकी है। यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग भी चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे बताया गया है कि एक वरिष्ठ जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनको लगाया गया है। क्या कोई इस तरह की बातचीत यदि आगे होती है, क्या कोई ऐसी संभावना? देखिए, चंद्रबाबू नायडू बहुत मजे हुए नेता हैं, आप भी उनको बहुत साल से देख रहे हैं।
1996 में आप जानते हैं कि देवेगौड़ा गुजराल उस वक्त से वो विपक्षी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ वो राजनीति करते आए, तो कांग्रेस के साथ जाने की संभावना उनकी कम है। और दूसरी बात वो ये कि चुनाव प्रचार के दौरान कह चुके थे कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। तो इस तरह की अटकलों को इस वक्त विराम दिया जा सकता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो भी अब वो करेंगे वो अपने राज्य के इंटरेस्ट के लिए छोले भटूरे यानी दिल्ली छोले भटूरे के स्टॉल पर हैं, और दिल्ली से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई आज। सातों के सातों सीटें बीजेपी जीत गई, इसमें चांदनी चौक भी शामिल है, और ये चांदनी चौक का और पहाड़गंज का सीताराम दीवानचंद काफी मशहूर यहाँ पर है। ये देखिए, अरे आइए, पर ऐसा लग रहा था कि एक सीट अखिलेश, ये देखिए छोले भटूरे हमारे सारे सहयोगी एंजॉय भी कर रहे। अखिलेश, मारिया और सुमित आप तक भी पहुँचेंगे ये सारे पकवान, और आप भी चखिएगा। जब आप स्टूडियो से बाहर निकले तो लग रहा था कि चैलेंज कन्हैया कुमार देंगे मनोज तिवारी को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं नतीजों से देखते। बिल्कुल, कन्हैया कुमार ने आखिरी वक्त तक कहा कि कोशिश पूरी की, लेकिन मनोज तिवारी का जो मार्जिन था वो ज़रूर कम कर दिया। दिल्ली में मार्जिन कई सीटों पर कम हुआ पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में, लेकिन बीजेपी ने 7 सीटें जीत ली। और बीजेपी के लिए राहत की बात ये कि अरविंद केजरीवाल की जो पूरी पॉलिटिक्स थी, और वो जेल भी गए, बाहर भी आए, ये लग रहा था, कहा जा रहा था कि शायद सिंपैथी उनको मिलेगी, लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात ये कि वैसा फायदा आम आदमी पार्टी कांग्रेस जो तालमेल आम आदमी पार्टी के साथ यहाँ दिल्ली में हुआ, उसका असर दिखाई नहीं दिया, देखिए काम नहीं किया ये तालमेल। दिल्ली एक ऐसा राज्य था ना सिक्का, जहाँ पे बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे, 56-57% वोट थे। वो जो मार्जिन था उसको पाटना दोनों पार्टियों के लिए, यदि वोट आप जोड़ भी देते थे हम, तो 42% होता था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, और जबकि बीजेपी के पास 50% से ज्यादा का वोट था, तो वो जीतना मुश्किल था। एक लड़ाई लड़ी है बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन यहाँ पे साथ साथ पंजाब का भी हमें जिक्र करना था। बिल्कुल, पंजाब में क्या हुआ है कि दोनों अलग अलग लड़े। आप सोचिए, चंडीगढ़ में मिलकर लड़ रहे थे, 10 किलोमीटर आप जाएंगे आगे, वहाँ पे अलग अलग इस रेड लाइट पर जो है वो मुकाबला था, अगली रेड लाइट पर दोस्ती थी। वहाँ पे दोनों ने सीटें बांट ली है, एक तरह से कहें तो। और एक और जगह चौंकाने वाले नतीजे हैं, वो है राजस्थान। मैं आज MP छत्तीसगढ़ में भी एंकरिंग कर रहा था। राजस्थान में 3 राज्य ऐसे थे जहाँ पे एक साथ विधानसभा चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। मध्य प्रदेश जो इनका आप राज्य है वो 29 के 29, छत्तीसगढ़ ने 11 में 10 दे दिए बीजेपी को। ये बाबा अखिलेश सिकता, आपकी बातचीत बड़ी दिलचस्प थी, खाना भी बड़ा स्वादिष्ट दिखाई दे रहा था। मुझे तो कैमरे से खुशबू भी आ रही थी, मुंह में पानी भी, विकास मेरे साथ जुड़ गया, विकास के मुंह में पानी भी आ रहा था, और इतना मन ललचा रहा था हम भी वहां आ जाएं। लेकिन चलिए ठीक है। लेकिन आधी बात बताई सुमित आपने, ये नहीं बताया कि मैंने छोले भटूरे मंगवा भी लिए। आपने वो काम कर दिया, आई होप कि आ जाए। अभी अब चलते हैं सीधे बीजेपी मुख्यालय, वहां पर बड़ी तैयारी है, जैसा कि बताया गया। प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट भी आ गया है, गृह मंत्री अमित शाह का भी एक ट्वीट आ गया है, तमाम जनता का आभार व्यक्त किया है, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया है। ये तस्वीरें आप जिस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये बीजेपी के मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर अब से कुछ देर के बाद विकास और बेहतर समझा पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को आना है भाषण देने के लिए। विकास जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 8 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से बीजेपी कार्यालय के विस्तार वाले ऑफिस से देश को संबोधित करेंगे। यहाँ पर सैकड़ों दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता और आसपास के जो एडजॉइनिंग स्टेट है वहाँ के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और देखिए ज़बरदस्त गर्मी के बावजूद कार्यकर्ता डटे हुए हैं, क्योंकि ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है जब जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई सरकार है वो तीसरा टर्म अपना लेने जा रही है, और इसीलिए यहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हालांकि थोड़ा सा उदासी भी है, क्योंकि बीजेपी को खुद के दम पे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद एनडीए को गठबंधन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, उससे पहले उनका ये संबोधन आज की जीत के बाद ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्यकर्ता खासतौर पर जो उदास है कि उसको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली है, उसमें ये जो संबोधन है वो जोश भरने का काम करेगा। पूरे देश के कार्यकर्ताओं को यहाँ से अगले 5 साल की, या यूं कहें कि अगले चुनाव तक के लिए ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि आप ही से पूछता हूँ मैं, क्योंकि आप बीजेपी कवर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कवर करते हैं, ये मैं पूछना चाह रहा था कि क्या ये जो सरकार होगी, तीसरे टर्म की सरकार, जो कि सहयोगियों के साथ चलेगी, जिसमें बीजेपी का आपने जैसे बताया कि मैंडेट नहीं मिला है, क्या ये बदले हुए नरेंद्र मोदी होंगे इस सरकार को चलाने वाले नेता, या उसी तेवर वाले नरेंद्र मोदी होंगे जिसके 2 टर्म हमने देखे हैं? देखिए ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सुमित आप भी समझते हैं कि राजनीति में वही राजनेता परफेक्ट होता है जो समय की धार को पहचान ले, और इसलिए ऐसा लगता है कि ये बदले हुए नरेंद्र मोदी होंगे। इसके 2 हिस्से हो सकते हैं उनकी सरकार के। एक वो जो उन पॉइंट्स पर जिन पर उनको समझौता बिल्कुल नहीं करना है, और ऐसे बिंदु भी होंगे जिन पर वो समझौता करेंगे। मसलन
अगर वो ये चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दें और उनके सहयोगी दल नहीं तैयार हैं तो यहाँ पर समझौता कर सकते हैं। वो अगर कोई कुछ ऐसे बिल लाना चाहते हैं जिन पर लगता है उनको कि हमारे सहयोगी दल नहीं तैयार होंगे और वो बहुत ज़्यादा उससे नेशनल इंटरेस्ट ना जुड़ते हों तो उस पर समझौता वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसले भी होंगे जिन पर वो चाहेंगे कि ना समझौता करें और उनसे देश के हित तो जुड़ेंगे लेकिन शायद उन पॉलिटिकल पार्टी के हित ना जुड़ें जो इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जैसे अगर देश में कोई पूंजी निवेश आ रहा है, तमाम जो दुनिया के देश हैं जो भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं और चूंकि भारत इस समय एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और एक सप्लाई चेन से लेकर एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा हो रहा है, तो ये जरूर हो सकता है कि इन पॉइंट्स पर वो समझौता ना करें। मैं इसलिए आपसे सवाल पूछा कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने वो पूरे तीनों टर्म उनके क्लीन रहे, उनके पास सिंपल प्लेन मेजॉरिटी थी, दिल्ली पहुंचे, पहली बार सांसद बने, सीधे सिंपल प्लेन मेजॉरिटी के साथ पहुंचे, तो अभी तक हमने ये उनका कैरेक्टर देखा नहीं है जहां उनको मिली जुली सरकार चलानी पड़े। बिल्कुल, और ये बड़ी चुनौती है और शायद राजनेता इसी बात के लिए राजनेता होते हैं क्योंकि जहां पर हम आप सोचना बंद करते हैं वो शायद उसके आगे से सोचना शुरू करते हैं। उसी का शायद कोशिश देखिए ना आप, जब इन्होंने इंडिया ब्लॉक बनाया विपक्ष ने तो इन्होंने 38 पार्टियां इकट्ठी कर ली, वहां 25, 26, 27 पार्टियां थी, यहाँ 38 पार्टियां हो गई, 40 हो गई, तो एनडीए को और बड़ा कर दिया, एनडीए को विस्तार कर दिया और उसका फायदा ये रहा कि आज सहयोगियों के कारण ही सरकार तीसरी बार बनती हुई एनडीए की दिखाई दे रही। और बिल्कुल आखिरी वक्त तक कोशिश हुई कि अकाली दल से भी गठबंधन हो जाए, आखिरी वक्त तक कोशिश हुई कि बीजेडी से भी गठबंधन हो जाए, लेकिन जब नहीं गठबंधन हो पाया तो फिर वहां पर पूरी ताकत से चुनाव भी लड़े और अब जब स्पष्ट बहुमत नहीं है तो ये बात भी तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड कर लेंगे और निश्चित रूप से सरकार के एजेंडे को दो हिस्सों में बांटेंगे, एक जिस पर समझौता कर सकते हैं और एक जिस पर समझौता बिल्कुल नहीं कर। तो वो जो बीजेपी के जो कोर इश्यूज है विकास, उनका क्या, यूसीसी, सीए, ऐसे जो कोर इश्यूज है इनका क्या? कि देखिए यूसीसी पर पहले ही स्पष्ट है पार्टी का रुख कि स्टेप बाय स्टेप राज्य करते चले जाएंगे। आपको पता है गोवा में पहले से लागू है और उत्तराखंड ने लागू कर दिया है, इसके बाद गुजरात भी लागू करेगा, उसके बाद असम लागू करेगा। जो सीक्वेंस है इवेंट तय हुआ था बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच और उसके बाद जब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 हिस्सों में ये लागू हो जाएगा और कोई उहापोह नहीं होगी, जनता के बीच कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो फिर केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी कि देश भर में लागू कर दिया जाए। लेकिन अगर एलआई पार्टनर नहीं तैयार होंगे तो नहीं भी लागू करेंगे, इसको राज्य दर राज्य लागू करते जाएंगे और अपने आप इसका एक असर दिखने लगेगा। बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। धनंजय जी, कोर इश्यूज को लेकर वो सवाल का जवाब आपसे नहीं मिल पाया था, प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट आ गई, तस्वीरें आ गई, आप कुछ टिप्पणी कर सकते हैं? जैसे कि विकास इशारा कर रहे हैं कि ऐसे कोर इश्यूज जहां मामला फंसेगा वहां शायद कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्र महत्वपूर्ण है, राष्ट्र की जनगण मन महत्वपूर्ण है, राष्ट्र के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले प्राथमिकता राष्ट्र होगा। इस जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने शुरू किए हैं पिछले 10 साल से, देश को जिस विकास के रफ्तार से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था को जो अर्थाधार दे रहे हैं और जिस ढंग से विस्तार दे रहे हैं और जो ढंग से रफ्तार से गाड़ी चल रही है, उस तरह एनडीए की सरकार तीसरी बार आ रही है और उसको हमको आगे ले चलना इम्पोर्टेंट होगा। जो कोर इश्यूज हैं उस पर अन्य दलों की सहमति लेकर के, सबकी सहमति लेकर के उस पर बात होगी, जो सहमतियां होगी उस पर कार्यान्वयन किया जाएगा, उस पर कार्यक्रम को बना करके कार्यान्वित करने की कोशिश की जाएगी। सबसे प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था, जब हम अकेले भी मेजोरिटी लाए थे तब भी कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज उसी एक और अपडेट धनंजय जी आपकी पार्टी से आ रहा है, आपको बीच में टोक रहा हूं, माफी के साथ। मेरे सहयोगी हिमांशु मेरे साथ जुड़ गए हैं, वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निवास पर मौजूद है। हिमांशु जी, क्या अपडेट है, वहां पे क्या चल रहा है, आप मुझे सुन सकते हैं क्या? जी देखिए, 3:30 बजे राजनाथ सिंह यहाँ पर आए थे नतीजों के बीच और उनकी जेपी नड्डा के साथ करीब 1 घंटे बातचीत हुई है और उसके ठीक बाद अमित शाह यहाँ पर पहुँचे और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं बीएल संतोष वो भी यहाँ पर पहुँचे और करीब 4:30 बजे से अमित शाह यहाँ पर हैं। आप इन लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक हलचल शुरू हुई है। हमें बताया गया है कि अमित शाह किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि उनको यहाँ से सीधे बीजेपी मुख्यालय जाना है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुँचने वाले हैं और इसकी तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ा दी गई है क्योंकि अमित शाह किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकते हैं।
और देखिए, नए सरकार के गठन की जो पूरी कवायद है उसकी शुरुआत इन 2 बड़ी बैठकों से आज हुई है, जो पिछले करीब 4.5 घंटों से यहाँ पर चल रही है जेपी नड्डा के घर पर। और क्योंकि इस बार नई परिस्थिति, नए राजनीतिक परिवेश में सरकार का गठन किया जा रहा है और इसीलिए इस बार काफ़ी सोच समझकर जो नए सरकार के गठन की जो औपचारिकताएं हैं उसकी शुरुआत यहाँ पर हुई है। 2 दौर की बैठकें अभी तक जेपी नड्डा कर चुके हैं और किसी भी वक्त अमित शाह जो है वो यहाँ से निकलने वाले। जी, अमित शाह वहाँ मौजूद हैं, अमित शाह जेपी नड्डा एक साथ मौजूद हैं नड्डा साहब के घर पर। विकास, क्या बातचीत हो रही होगी, क्या स्वरूप तय, क्या पार्टी मुख्यालय में जो होना उस फंक्शन के बारे में तय हो रहा होगा या नई सरकार नए अलायंस से कैसे बात करनी, क्या क्या बातचीत हो रही होगी? देखिए, जो पार्टी मुख्यालय में आज होना था वो पिछले 2 दिनों की बैठक में हो चुका है। आज जो बैठकें चल रही हैं, हमारे सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि इन बैठकों में जो एलाइज पार्टनर हैं उनके साथ बातचीत हो रही है। आपको पता है कि इस समय 40 से ज़्यादा एलाइज हैं। नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां हैं, इसके अलावा दक्षिण की पार्टियां हैं, तमिलनाडु में अकेले 2-3 पार्टियां हैं। भले ही वो सीटें जीतने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन उनको साथ में रखना है और एक एक करके इन एलाइज पार्टनर से अलग अलग लीडर्स बात कर रहे हैं। जेपी नड्डा के आवास से न केवल अमित शाह, राजनाथ सिंह, BL संतोष और जेपी नड्डा स्वयं इन एलाइज पार्टनर से बातचीत कर रहे हैं। जो आने वाले समय में कल या परसों एनडीए की बैठक होगी उसके लिए न केवल आमंत्रित किया जा रहा है, बल्कि उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आगे कैसे कैरी ओवर करने हैं उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। जाहिर सी बात है, अब स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं है तो सबको साथ के चलना है। सबकी उनके साथ उनकी क्या समस्याएं हैं या वो उनसे क्या उम्मीद करते हैं नई सरकार से, वो भी बातचीत करनी है। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि जब कल मंत्रिमंडल का गठन होगा आने वाले 1 हफ्ते के भीतर, उस समय किसकी कौन सा दल किस तरह से अपने आप को देख रहा है, सरकार में वो अपनी क्या भूमिका तलाश रहा है या वो राज्य में संगठन के तौर पर बीजेपी से क्या उम्मीद रखता है, वो सब बातचीत यहाँ पर हो रही है और इसलिए बहुत लंबा वक्त लगा है। कल भी ये बातचीत जारी रहेगी। मैं आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। अमित शाह इस वक्त घर से निकल रहे हैं। जेपी नड्डा की तस्वीरें आप इस वक्त लाइव देख सकते हैं। जैसा कि विकास बता रहे हैं, अखिलेश ने बताया कि कुछ ही देर में पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम होना है, प्रधानमंत्री को वहाँ आना है, उनका स्वागत समारोह है, अभिनंदन है। और वहीं पर अब अमित शाह और जेपी नड्डा, सुमित की 9 जून तक के लिए राष्ट्रपति भवन को बंद कर दिया गया है और ये एक इंडिकेशन है कि 9 जून तक बंद किया गया है। इसका मतलब है 9 जून तक सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। देखिए, बीच में 1 दिन का वक्त लगेगा जब सारे नतीजे आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को जो राज्य निर्वाचन आयोग है वहां से सूचना आ जाएगी। उसके बाद वो चुने हुए सांसदों की सूची राष्ट्रपति को सौंपेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति चुने हुए सांसदों की सूची में से देखेंगे किसका बहुमत है, किस गठबंधन को बहुमत मिला है और एक औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तमाम दलों की तरफ से अपनी दावा किया जा सकता है सरकार बनाने का और राष्ट्रपति अपनी तरफ से निमंत्रित कर सकते हैं और उसके बाद ही शपथ ग्रहण समारोह होता है जब कोई दल दावा पेश कर देता है या राष्ट्रपति उनसे दावा मांग लेता है। तो 9 जून तक की बंद हो चुकी है। इसका मतलब शपथ ग्रहण समारोह 9 जून तक हो जाएगा। 3 तारीखें हैं जिन पर चर्चा चल रही है। 6 जून की तारीख है। 6 जून इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवाजी महाराज का इसी तारीख को राज्यरोहण हुआ था, राज तिलक हुआ था। और आपको पता है कि हिंदवी स्वराज की स्थापना उन्होंने की थी और धुर दक्षिण से लेकर उत्तर तक शिवाजी महाराज का राज्य स्थापित था उस समय। इसके अलावा 8 तारीख है, 8 जून को और 9 जून को और 10 जून, ये 3 तारीखें ऐसी हैं जिसमें पुष्य नक्षत्र एक दिन पड़ रहा है और अभिजीत मुहूर्त है। तो बनारस से उनका मुहूर्त, जो एक बनारस के एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी हैं वो मुहूर्त निकालते हैं और उसके बाद वो प्रधानमंत्री को बताया जाता है। गृह मंत्री खुद जो है अमित शाह, वो ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं, वो उसमें मुहूर्त में से चुनते हैं और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होता है। पिछले 2 शपथ ग्रहण समारोह इसी तरह हुए हैं। तो देखना होगा कि 6 जून होता है, 8 जून या 9 जून, लेकिन 9 जून तक बंद है तो इसका मतलब है कि 9 जून तक शपथ ग्रहण हो जाएगा। 6 और 8 जून, ऐसा लगता है कि ये 2 तारीखें ऐसी हैं जो विकास की बातों से लग रहा है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है नई सरकार के गठन को लेकर। एक बार फिर अमीक जमई के पास चलेंगे। अमीक जमई हमारे साथ बने हुए हैं। अमीक, तस्वीर साफ होती जा रही है, बीजेपी और बीजेपी के साथी नई सरकार बनाने की कवायद में लग गए हैं। आप लोगों ने आज ऑफिशियली नहीं कहा है कि सरकार बनाएंगे, इनकार भी नहीं किया है, हालांकि नंबर भी नहीं है आपके पास। सवाल यही है कि जो उस तरफ सहयोगी पार्टियां हैं, जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जैसे नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया ब्लॉक बनाया, जिनके नेतृत्व में सब आप एक साथ बैठे, क्या आप लोग उनके संपर्क में हैं
क्या आप चाहेंगे नीतीश कुमार अब आपके खेमे में आए, चंद्रबाबू नायडू आपके खेमे में आए? देखिए, दो तीन चीजें हम कहना चाहते हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जीतने के बाद जो एक ओवर कॉन्फिडेंस होता था, वो आज पूरे देश को नहीं दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप जानते हैं कि आदरणीय नीतीश जी, उनका प्राइम एजेंडा है सेंटर लेवल पे, कभी भी जब वो आना चाहते हैं, चाहे वो किसी के साथ आए, पूरे देश में वो कास्ट सेंसस करवाना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार को स्पेशल पैकेज मिले, आज तक पैकेज नहीं मिला। चंद्रबाबू नायडू का प्राइम एजेंडा है कि आंध्रा में या सेंटर में वो तभी कुछ करेंगे अगर आंध्रा को कोई मदद सेंटर लेवल पे मतलब कोई स्पेशल पैकेज होती है। आप जानते हैं कि जब बिहार को पैकेज नहीं दिया गया तो आंध्रा को कैसे दिया जाएगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। कल जब अलायंस का बैठक होगा, सारे बड़े लोग बैठेंगे, बहुत सी बातें भी निकल कर आएंगी और ये लड्डू तो खैर खाने का समय मिल ही जाए। तो अमित जमाई, आप इंतजार कर रहे हैं कि दुर्घटना हो और दुर्घटना का लाभ उठाया जाए। आपदा में अफसर अमिक का सिग्नल शायद टूट गया है, कनेक्टिविटी का इश्यू है, बात नहीं हो पा रही। अमिक, हाँ अमिक, आपने बता दिया कल क्या होना है आपको नहीं पता है, कल क्या होना है आपको नहीं पता है। 10 तारीख आपने बता दिया कि ज्योतिषी क्या जाएंगे। अरे अगर ज्योतिष उनके कंट्रोल में था, उनको बता देता कि इतना बुरा हाल नरेंद्र मोदी का नहीं होने वाला है, उसे वो बच जाते। दुनिया की कोई ज्योतिष है ना ये बता सकता है कि सही समय खराब है, ये नहीं कर सकता कि खराब समय को सही कर दे। नहीं, समय ठीक नहीं है, समय जनता तो ने दिख गया है। कर लिया है, समय जनता ने तय कर लिया है, समय ठीक नहीं है। केली मिश्रा गृह मंत्री हार गया, आपको उम्मीद थी? अमिक, आप ये बात कह चुके हैं, रिटॉरिक से बाहर निकलता हूँ, थोड़ा सा न्यूज पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अमिक, आप ही से सवाल है मेरा, आप ही से सवाल है, ईमानदारी से बताइए, रिजल्ट आए, रुझान आए, करीब करीब 3-4 घंटे साफ हो गए, नई संसद की तस्वीर दिख रही है। क्या इंडिया ब्लॉक से किसी भी नेता ने अभी कोशिश की है नीतीश कुमार से बात करने की या चंद्रबाबू नायडू साहब से बात करने की, या नहीं हुई है? जी, शरद पवार जी ने बहुत साफ कर दिया है कि उन्होंने कोई किसी से कांटेक्ट नहीं किया है, ना हम किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी स्ट्रेटजी है सुमित साहब, वो हम क्यों बताएंगे जो हम क्या करने वाले हैं। लेकिन कल जो तस्वीर धनंजय जी, अमित जमाई इशारों में बता रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटजी है, हम आपको नहीं बताएंगे। और नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है नीतीश सबके हैं, आप उसी राज्य से आते हैं। धनंजय जी की आवाज, उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है भी नहीं, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है नहीं, और जिस लोग जल गठबंधन में वो हैं उसमें उनकी स्थिति क्या है। जो सबसे बड़ा दल है वो भी 100 के आसपास है, और 14, 17, 19, 22 4 चुनाव लड़ने के बाद। लेकिन ये शब्द है ना कि नीतीश सबके हैं, इससे आपको डर तो लगता होगा। नहीं, देखिए, डरने की कोई बात नहीं। नीतीश जी हमारे साथ बहुत लंबा अलायंस है, और नीतीश जी खुद कहे हैं कि नेचुरल अलायंस है, और टूटने का 2 बार का अनुभव भी है। लेकिन नीतीश जी ने खुद ही कहा है कि वो मुझसे गलती थी और ये मेरा नेचुरल अलायंस। घर वापसी की तरह नीतीश जी ने लगातार तमाम मंचों से कहा है, चुनाव के समय कहा घर वापसी हो सकती है। अब हम ऐसी अपेक्षा नहीं रखते, और नीतीश जी की तरफ से खुद उनके प्रवक्ता ने, मुख्य प्रवक्ता ने कह दिया। कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अदिति यहाँ बैठी हुई है, मैं आता हूँ, आप दोनों की राय सुन ले। अदिति जी, क्या ये ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इंडिया ब्लॉक दोबारा नीतीश कुमार के पास जाए और वापस आने की कोशिश करे, या चंद्रबाबू नायडू के साथ एक बार याद है डीके शिव कुमार मिले भी थे जाके? अब ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नीतीश जी सिर्फ अकेले ही ये निर्णय नहीं ले सकते हैं, उनकी पार्टी लेगी, और उनकी पार्टी में बहुत सारे धड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं। तो और उसके अलावा आरजेडी क्या ये चाहेगी कि वो दोबारा से उसी गठबंधन में आ जाएं जिसको वो छोड़ के चले गए थे, और एक तरह से उनकी वजह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का से हाथ धोना पड़ा। तो अब ये सब हैं चीज़ें, कह नहीं सकते कि वो वापस आएंगे या नहीं, क्योंकि ये दोनों सहयोगियां एन फैक्टर इसको हम कह रहे हैं, नीतीश और नायडू, ये बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं, पर वो दूसरी वाली बीजेपी थी, उसमें अडवाणी जी थे, उसमें वाजपेयी जी थे,
और वही कितना आसान रहने वाला है ये, वही चीज़ है जो कि हमें बार बार याद करनी चाहिए। इस सरकार को पिछले 10 सालों में वाजपेयी जी का नाम रास नहीं आता था बहुत ज़्यादा, वाजपेयी जी का बहुत ज़्यादा वो उनको याद नहीं करते थे। अब वाजपेयी जी याद आएंगे और बहुत ज़ोर से आएंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छा गठबंधन चलाया था एक अलायंस के तौर पर। कुछ कुछ उनसे सीख भी मेरे ख्याल से लेनी होगी। और कैबिनेट कुल मिला के जितने लोग, अदिति जी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, खबर अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। कल 11:30 बजे के आसपास कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, कल 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इस कैबिनेट की बैठक में जो चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है, उसी प्रक्रिया पर अब खत्म होने की मुहर भी लगाई जाएगी। कैबिनेट इस्तीफा देगी, है ना? बिल्कुल, पूरी कैबिनेट इस्तीफा देती है और उसके बाद एक औपचारिक प्रक्रिया होती है और नई सरकार चुनने का रास्ता साफ होता है। अदिति जी हमारे साथ हैं, इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। अदिति जी आप बताइए क्या क्या होगा कल कैबिनेट में? मेरे ख्याल से सिर्फ कैबिनेट ही नहीं, बहुत सारे आला अफसर भी मतलब उनको दोबारा से अपॉइंट किया जाएगा। उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी होंगे, जो कि हम जानते हैं कि एक बहुत बड़ी हस्ती हैं इस सरकार में। और भी लोग होंगे जो कि रीअपॉइंट होंगे। और उसके अलावा जाहिर है कि अब आज रात से शुरू हो जाएगा कि कैबिनेट में किसको रहना है और किसको नहीं रहना है। कुछ लोग तो नहीं रह पाएंगे क्योंकि वो चुनाव ही हार गए हैं। स्मृति ईरानी उदाहरण के तौर पर, चार मिनिस्टर हारे जी। महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी पांडे हारे हैं, कौशल किशोर हारे हैं, स्मृति ईरानी हारी हैं और संजीव बालियान, अजय मिश्रा भी हारे, टेनी साहब भी, 5 हो गए। तो वो लोग तो नहीं रह सकते हैं दोबारा से सरकार में, राइट। उनकी जगह किसी को लाना पड़ेगा। और जो सहयोगी हैं उनको उनके, और एक चीज और होगी, जब नई सरकार शपथ लेगी उसके बाद राष्ट्रपति उनको समय देंगे मेजॉरिटी प्रूफ करने के लिए, क्योंकि सदन में आके नंबर प्रूफ करना पड़ेगा कि 272 आपके पास है या नहीं है। क्योंकि ये जो आंकड़ा 292 का दिख रहा है, ये प्री पोल अलायंस जो था एनडीए का, उसका आंकड़ा है और इंडिया के पास 232 का हालांकि नंबर है। राष्ट्रपति मान्यता देते हैं, लेकिन चूंकि एक दल को बहुमत नहीं है इसलिए ये औपचारिक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। हालांकि पिछली बार नहीं हुई थी क्योंकि स्पष्ट बहुमत था बीजेपी के पास। उसके बाद जो इंटरिम बजट है वो फाइनल बजट होगा, और फाइनल बजट में जो सहयोगी दल हैं उनके जाहिर है उनका भी कुछ हस्तक्षेप होगा। तो बजट, मैं जाता हूँ बीच में टोक रहा हूँ अदिति जी, एक छोटा सा यहाँ पे विराम लेने का वक्त आ गया है। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ये बताते हुए ब्रेक ले रहे हैं कि कहीं जाइएगा मत। कुछ देर के बाद नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं और वहां पे उनका भाषण होने वाला। पहली प्रतिक्रिया सुनने को मिलेगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की अब से कुछ ही मिनटों में।